Hello everyone, welcome back in our class. How are you? Feeling better? That's very good. Let's continue our chapter Lifeline of Indian Economy. As you know that it is the last geography chapter. In this video we will complete this chapter. We have discussed about land transport and water transport. In this video, we will discuss about airways, communication and tourism. First of all, airways. Airways is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. Means क्या कह सकते हैं, जो एयरवेज है ये फास्टेस्ट भी है और मोस्ट कंफर्टेबल, ये हमें पता है कि कंफर्टेबल भी है, और प्रेस्टिजियस का मतलब ये एक प्रतिष्ठित जो कह सकते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इट इज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो बिकॉज इन एयरवेज द फ्यूल चार्ज इज वेरी हाई. सो waterways is the cheapest means of transport and this is the airways is the expensive means of transport, but it is the fastest and more comfortable means of transport. It can cover very difficult terrain like high mountain, desert, dense forest and long ocean stretches. हमने क्या देखा था कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे. चैलेंजेस क्या थे, कहीं पे जो टेरेन है, रिलीफ है, वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है रिवर से या दूसरे कोई फैक्टर से. दूसरा, कहीं कहीं पे हमने देखा कि क्या है कि डीप फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं. तो इन सब चैलेंजेस के कारण जो है रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवेज के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं. पर एयरवेज जो है यहाँ पे यही बेनिफिट होता है कि एयरवेज जो है ये आसानी से जो डिफ़िकल्ट टेरेन होते हैं, जो डिफ़िकल्ट रिलीफ फीचर्स हैं, उनको आसानी से कवर कर सकता है कहीं पे, क्योंकि नीचे कोई कुछ भी है, माउंटेन हो, डेजर्ट हो या कोई भी डेंस फॉरेस्ट हो, एयरवेज जो है उनको आसानी से क्रॉस कर सकते हैं. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है. एयरवेज के सामने प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वेदर कंडीशन अगर अच्छी से नहीं है, क्लाउडी है या ज़्यादा विंड स्पीड जो है, हाई विंड स्पीड है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम इन एयरवेज. रोड ट्रांसपोर्ट में तो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें तो बहुत सारी ट्रैफिक प्रॉब्लम भी होती है, पर यहाँ पे जो है कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होती है. और बस प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, यहाँ पे वेदर कंडीशन के अंदर ही प्रॉब्लम होती है. क्लाउडी है, विंड स्पीड हाई है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. नेक्स्ट है द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन 1953. नेशनल जो एयरवेज है इसको नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था. कब? 1953 में. अब देखते हैं जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं. ईस्टर्न स्टेट मीन्स जो 7 सिस्टर वाले जो स्टेट्स हैं हमारे, जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, सिक्किम, वो वाला जो पार्ट है हमारे देश का. तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो रिलीफ है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए और रेलवेज के लिए. क्यों नहीं है? देर आर मैनी रिवर्स एंड देर आर मैनी थिक फॉरेस्ट और ऑल्सो फाउंड इन दैट एरिया. सो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे जो लैंड ट्रांसपोर्ट और जो रेलवेज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, क्योंकि रिवर्स जाएंगी तो वो क्या करेंगी, वो हर जगह पे जो है एक तरह से क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे ब्रिज बनाने पड़ते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर. तो हमने क्या देखा कि बेटा जो नेशनल ट्रांसपोर्ट है इसको नेशनलाइज किया गया था 1953 के अंदर. नेक्स्ट है द डोमेस्टिक एयर सर्विसेज. अब बात करते हैं जो एयरवेज हैं, यहाँ पे भी जो है 2 भाग होते हैं. कैसे कि एक होता है डोमेस्टिक एयरवेज, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड. मीन्स डोमेस्टिक में क्या होता है कि हम देश के अंदर ही बाई एयर जो है सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं. जैसे कि आपके अगर मैप में देखोगे तो मैप में दिखा भी रखा है कि यहाँ पे आप देश की बात करते हो तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर है,
राजस्थान के अंदर है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी जो है एयरपोर्ट बनाए हुए हैं। तो ये किस लिए काम आते हैं कि यहाँ से सामान को यहाँ पहुंचाना है या यहाँ से यहाँ कहीं पे भी जो है। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि जब देश के अंदर ही हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बाई एयर, वो हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं। और जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, विदेशों के साथ ट्रेड करते हैं, और उसमें जब हम एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है। तो ये हमें पता ही है भाई, इतनी चीज़ें तो हम वैसे भी देखते हैं, फेस करते हैं इन चीज़ों को, तो टीवी के अंदर या और भी कहीं पे। तो ये डोमेस्टिक एयरवेज जो है यहाँ पे कौन कौन सी हैं देखते हैं। डोमेस्टिक एयर सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय इंडियन एयरलाइंस। जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं देश के अंदर, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे, इंडियन एयरलाइंस है और अलायंस एयर। अलायंस एयर जो है इंडियन एयरलाइंस की जो है सब्सिडरी है, एक तरह से इसका ही पार्ट है, इसी के साथ है ये। एंड प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल एयरलाइंस, ये कुछ एयरलाइंस हैं जो कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती हैं। एंड पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड द हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड द नेचुरल गैस कमीशन इन इट ऑफशोर टू द ऑपरेशन टू इट इनएक्सेसिबल एरियाज। जो पवन हंस ये जो है हेलीकॉप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं किसको, जो ऑयल है, जो नेचुरल गैस है, उनको जो है जहां से वो निकाली गई है। मान लेते हैं जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है वहां से ऑयल निकालते हैं, नेचुरल गैस निकालते हैं। तो ईस्टर्न स्टेट्स से, ये हमने अभी भी पढ़ा है कि ईस्टर्न स्टेट्स का जो टेरेन है, रिलीफ है, वो काफी हार्ड है, मतलब फेवरेबल नहीं होता है। तो वहां से क्या कर सकते हैं हम, हेलीकॉप्टर की हेल्प से जो है वहां से जो हमारे ऑयल निकाला है हमने और जो नेचुरल गैस वहां से निकाली है, उसको हम निकाल के दूसरे कंट्रीज में या रिफाइनरीज, दूसरे कंट्री सॉरी बेटा, रिफाइनरीज के तक पहुंचाने के लिए हम हेलीकॉप्टर की सर्विस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहां से रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट ज्यादा जो है एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर की जो सर्विस होती है उसकी हेल्प लेंगे। तो ये सिंपल था बेटा, ये कोई ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो है पर ज्यादा वैसा नहीं है, आप पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन में हमने पहले भी पढ़ा था, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं या बहुत लोगों के साथ बात करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन के ही अंदर आता है। इसके अंदर बहुत सारे मीन्स हैं इसके अंदर भी। तो पर्सनल कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल में क्या होता है कि जब दो आदमी बातें करते हैं या दो चार आदमी आपस में बातें करें, वो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब एक आदमी जो है बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मास कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन तो स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है। पहले हमारे मीन्स अलग अलग होते थे, मतलब क्या था कि जो एंशियंट टाइम था हमारे पास, उस टाइम पे फोन की सर्विसेज नहीं होती थी, तो हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। हमने अपने जो कबूतर थे उनको पढ़ाया, और चिट्ठी देखते हैं, फिल्मों में भी हम देखते हैं कि वो चिट्ठियों को यहाँ से वहाँ पे जो है लेके जाते थे। फिर समय के साथ साथ चेंजेस आते गए और ज़्यादा डेवलपमेंट होता गया। फिर फ़ोन, रेड लाइन फ़ोन आए, फिर मोबाइल आए, और आजकल तो हमारे पास जो है बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं कि हम घर बैठे भी जो है विदेशों में बैठे लोगों से चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आज हमारे पास है हम कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा समझ में आ गया कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की हेल्प से ही जो हम दूसरे ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमारी जो रेलवेज है, अगर उनको हम कम्युनिकेट कर देते हैं किससे, आईटी सेक्टर से, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी रेल कहाँ पे पहुंच गई है, कितना डिले है और कब पहुंचने वाली है। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और जो है सर्विस भी और ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो पर्सनल में हमारे क्या आएंगे, लेटर्स आ जाते हैं और मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये हमारा और इसी के अंदर आएंगे। और जो मास कम्युनिकेशन है इसके लिए क्या आएगा बेटा, इसके लिए जैसे कि फिल्म्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, तो ये कुछ ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेडियो है, फिल्म है, ये टेलीविज़न है, ये हमारे मास कम्युनिकेशन। क्योंकि हमने मान लेते हैं टीवी या रेडियो में कोई न्यूज़ देनी है मुझे, तो मैं अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मैं रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मास कम्युनिकेशन है कि मैं
बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे इसमें क्या है भाई, इंडिया की जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में पोस्टल मतलब जो लेटर पोस्टल जो लेटर यहाँ से वहाँ भेजते हैं, या हम कई बार कोई पार्सल भेजते हैं, तो पोस्टल जो होती है ये सर्विस जो है इंडिया की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये सर्विस भी ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो हमारी पोस्टल सर्विस को बेटर करवाने के लिए, क्विक करवाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने के लिए लोगों को, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है यहाँ पे है, ये है भाई राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क चैनल और जो है पॉलिटिकल चैनल्स। ये कुछ चैनल प्रोवाइड करवाए गए हैं जिससे कि जो हमारा पोस्टल सर्विस है ये और भी ज़्यादा, मतलब हमारी इसको और भी ज़्यादा क्विक करने के लिए, कि ये नहीं कि हमने आज लेटर भेज दिया वो 1 महीने के बाद पहुंचे किसी के पास। तो इस सर्विस को ज़्यादा क्विक करने के लिए, फास्ट करने के लिए ये कोई चैनल बना दिए गए हैं जिससे जो है लोगों को बेटर फैसिलिटीज मिल पाए। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एरिया। टेलीकॉम मीन्स टेलीफोन जो है, इंडिया के अंदर जो टेलीफोन के जो नेटवर्क है काफ़ी बड़ा है, देश बड़ा है और लोगों की संख्या बड़ी है। तो अब आज हम भी देखते हैं कि एक घर में जो है मेंबर कम होते हैं और तो टेलीफोन जो है फ़ोन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ की टेलीफोन जो है एशिया में जो है सबसे ज़्यादा आता है, इंक्लूडिंग अर्बन places. More than 2/3 of the villages in India have already been covered with the सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। यहाँ पे आपका वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है STD। STD क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इससे क्या होता है बेटा कि हम गांव के अंदर जो रिमोट एरियाज होते हैं, पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों पे जो लोग जो गांव होते हैं या शहरों के अंदर, तो हम STD का इस्तेमाल करके जो है अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम कहीं पे भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, STD की। और ये 24 घंटे की सर्विस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिमोट एरियाज के अंदर भी प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, प्रोवाइड द इंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। मास कम्युनिकेशन अगर हम देखते हैं, रेडियो, टेलीविजन, अखबार की बात करते हैं, तो ये अवेयरनेस भी लेके आते हैं और हमें इंटरटेन भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं हमारा। और यहाँ से जो है इसमें क्या आएंगे, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक एंड फिल्म। ठीक है, जैसे कि रेडियो की बात करते हैं, यहाँ पे आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट ये चैनल है जो कि, और दूरदर्शन भारती जो कि टेलीविजन पे देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, स्पोर्ट्स से, फिल्म से, रिलीजियस, हर तरह के जो हैं इन चैनल्स पे हम प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो ये सिंपल है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो भाई। नेक्स्ट इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ, वो किसके अंदर आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि जितना हमारा ट्रेड एक्सपेंड होगा, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे, उतनी ही हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी था। और आगे इसमें क्या बताया गया है कि एज द रिसोर्स आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी कंट्री, हमें पता है कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। एवरी कंट्री every country is depend on other and they have to import and export some goods and services. Export import are the component of the trade. Export means चीज़ों को बाहर भेजना, इम्पोर्ट मीन्स चीज़ों को मंगवाना। तो ये जो है ट्रेड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। और द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर अगर बैलेंस करना है ट्रेड के अंदर, तो वहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। मीन्स कि किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेड और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बैलेंस देखना पड़ेगा। अब वो कैसा होता है देखते हैं यहाँ पे, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, उसकी कीमत ज़्यादा है देन इम्पोर्ट। मीन्स मान लेते हैं कि हम हैं, कोई भी कंट्री है, इंडिया ही लगा लेते हैं कि इंडिया ने क्या किया, चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है और बाहर से कम मंगवाया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये है फेवरेबल
बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बैलेंस का फेवरेबल का मतलब एक तरह से यहाँ पे जो बैलेंस है वो ठीक है। मतलब अगर हम ज्यादा मात्रा में चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मंगवाने में हम कम चीजें मंगवा रहे हैं तो ये फेवरेबल होता है। अगर ऑन द अदर हैंड इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट की वैल्यू जो है एक्सीड का मतलब बढ़ जाती है, मतलब हम ज्यादा मात्रा में बाहर से मंगवा रहे हैं, एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से मतलब भेज कम रहे हैं मंगवा ज्यादा रहे हैं, तो ये क्या कहेगा बेटा, ये अनफेवरेबल बैलेंस है ट्रेड का। तो ये फेवरेबल बैलेंस क्या होता है और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। जब ज्यादा मात्रा में चीजों को मंगवाएंगे और कम मात्रा में भेजेंगे तो ये इम्बैलेंस है, और ज्यादा भेजेंगे और कम मंगवाएंगे बैलेंस है ट्रेड के अंदर। तो ये सिंपल बातें हैं। इंडिया की बात करते हैं तो ये हमें पता है कि इंडिया के अंदर हमने देखा है कि हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत सारी कंट्रियों के से होता है। और जो ट्रेड है वो कैसे होता था, पहले वाटर जो है वेज इस्तेमाल भी किया जाता था, और लैंड जो वेज थे उनका भी इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड करने के लिए। एयरवेज तो काफी बाद में आया है। एयरवेज जो है वो 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में लगभग 920 के अराउंड में एयरवेज की हेल्प ली गई है ट्रेड के लिए। अदरवाइज पहले हमारे सी रूट और लैंड रूट ही ज्यादा इंगेज थे फॉरेन ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे डाटा दिखा रखा है बेटा, ये डाटा आप देख लोगे इसके अंदर कि कितना कितना परसेंटेज जो है यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया गया है। अलोंग द कम्युनिटी और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हुज शेयर हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट फ्यू ईयर। यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट किया गया है, मतलब पहले अपना देश जो था वो ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था। अब लगभग पिछले 50 सालों से जो है हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। 2004-05 की बात करते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइंड प्रोडक्ट जो थे 2.43% था यहाँ पे, और मिनरल्स जो दिखा रखे हैं यहाँ पे 9.12% था। ये कुछ अलग अलग परसेंटेज दिखा रखी है। अब हमने मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों से हमने एक्सपोर्ट करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। हमारा देश जो है उसमें उससे ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी ज्यादा हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी। तो ये कुछ बातें थी बेटा फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। फिर हमारे देश को बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि मंगवानी पड़ती हैं। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं यहाँ पे बता रखी है इसमें। जैसे कि इंडिया है, ये जो है हम इंडिया इंपोर्टेड मीन्स मंगवाता है, टू इंक्लूडिंग पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है मंगवाना पड़ते हैं हमें। पियर्स हैं, प्रीसियस स्टोन्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कोल, कोक, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती हैं। तो ये डाटा जो है अलग अलग रहेगा आपकी सभी की बुक्स में। तो ये है बेटा हमारा फॉरेन ट्रेड मीन्स जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं, कुछ चीजें मंगवाते हैं, कुछ चीजें यहाँ से भेजते हैं, वो फॉरेन ट्रेड के अंदर आएगा बेटा। और बैलेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि बैलेंस क्या होगा, जब ज्यादा मात्रा में हम यहाँ से चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे और कम मात्रा में मंगवाएंगे वो फेवरेबल कंडीशन होती है, और जब यहाँ से हम ज्यादा चीजें मंगवाएंगे और भेजेंगे कम, वो इम्बैलेंस सिचुएशन होती है। अब बात करते हैं हम टूरिज्म एज ए ट्रेड। टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि एक तरह से जब विदेशी हमारे यहाँ पे घूमने आते हैं तो वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। अब सोच के देखो जितने ज़्यादा विदेशी हमारे यहाँ पे आएंगे वो देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहता है, और एक तरह से हम इसके कई फायदे होंगे। इसके बारे में देखते हैं। टूरिज्म जो है इंडिया के अंदर ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे इंडिया के अंदर पिछले 30 सालों से इसमें काफ़ी बढ़ावा मिला है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन कंट्री विटनेस द इंक्रीजिंग। हमारे देश के अंदर जो लगभग जो विदेशी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं वो 23.5% है ड्यूरिंग 2004 एंड 3, जबकि 10 कंट्रीब्यूटिंग द, इससे क्या हुआ कि 21.828 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जब कोई भी विदेशी यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करके जाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो पहले 2003-04 का डेटा दिखा रखा है यहाँ पे, जब यहाँ पे जो विदेशी यहाँ पे आए हैं तो उनसे देश के अंदर लगभग 21,888 करोड़ का जो है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज देखने को मिला है।
तो ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन इंडिया एवरी ईयर। लगभग देश के अंदर हर साल जो है 2.6 मिलियन पीपल यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। मोर देन 150 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। और टूरिज्म से क्या होगा, इससे केवल विदेशी व्यक्ति यहाँ पे घूमने नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी जो है यहाँ पे एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि आज जो है लगभग 15 मिलियन जो पीपल हैं वो टूरिज्म के अंदर इंगेज हैं। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन। अब जितने ज़्यादा विदेशी यहाँ पे आएंगे उससे जो है राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। और प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकेशन हैंडीक्राफ्ट। विदेशी यहाँ पे आएंगे तो इससे इसके बेनिफिट क्या क्या रहेंगे कि जो हमारे यहाँ पे लोकल हैंडीक्राफ्ट है उनको ज़्यादा एक तरह से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ से आए, वो विदेशी जब भारत में आते हैं तो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो उनको काफ़ी पसंद आती है और इससे जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप हो पाती है। अब हम देखते हैं जैसे कुंभ के मेले में देखेंगे और हमारा जो फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड का मेला भरता है तो यहाँ पे बहुत सारे विदेशी आते हैं, वो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी पसंद करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज। और इससे जो है हमारा कल्चरल हेरिटेज को भी ज़्यादा प्रमोशन एक तरह से प्रमोट होता है, क्योंकि वो यहाँ पे आएंगे तो वो हमारे कल्चर को देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कैसा कल्चर है, क्या यहाँ की संस्कृति है, इसके बारे में भी देखेंगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर द हेरिटेज टूरिज्म। अब यहाँ पे जो फॉरेनर यहाँ पे आते हैं वो अलग अलग पर्पज से यहाँ पे आते हैं। कई आदमी ऐसे होते हैं, फॉरेनर ऐसे होते हैं जो हेरिटेज को मतलब यहाँ की संस्कृति को देख के आते हैं। कई यहाँ के इको टूरिज्म का मतलब यहाँ के पर्यावरण के बारे में जानने के लिए आते हैं। एडवेंचर टूरिज्म होते हैं, कल्चरल टूरिज्म होते हैं, मेडिकल टूरिज्म होते हैं, बिजनेस टूरिज्म होते हैं। तो विदेशों से यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके अलग अलग पर्पज होते हैं। कोई घूमने फिरने आएगा, कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने आएंगे, कोई माउंटेन्स, कोई कुछ मतलब मेडिकल का क्या है, हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी सस्ती हैं, तो कोई अपने ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, कोई बिजनेस के पर्पज से यहाँ पे आते हैं, तो इनका अलग अलग मकसद होता है। अगर देखते हैं यहाँ पे राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर टेम्पल टाउन जो हैं, जो साउथ के जो टेम्पल टाउन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं आते हैं। देयर ए वास्ट इज ए potential for the tourism development in the northern eastern states, in the interior part of Himalaya and the strategic region of the। अब इसमें क्या बताया गया कि जो हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि आप देखते हैं दार्जिलिंग, सिक्किम वाले जो स्टेट हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे हिमालय टेरेन जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ पे, और कुछ हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल टाउन्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी स्कोप होता है टूरिज्म के लिए। ये ईजी है, ये हमारा ऐसे मेरा कवर हो पाता है। ये हमने डिस्कस किए हैं सभी पॉइंट्स को। आई होप ऑल पॉइंट इज क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, सभी के सभी पॉइंट बहुत ही इजी हैं, पढ़ने से आराम से आप समझ सकते हो। आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। रीडिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी इस लेसन की, और अपना लर्निंग वर्क भी साथ साथ कंप्लीट करते रहोगे। थैंक यू।